भाई सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। सभी बच्चों ने इसके आगे का टॉपिक व्यवस्थित देखा होगा। आज हम पुनः हाजिर हुए हैं आपको जो है अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए। अब अगला टॉपिक देखिएगा। अगले टॉपिक में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया समान जीव। माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया समान माइकोप्लाज्मा ठीक। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे पहले अगर आपको हम बता दें तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीव हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया, जिस चीज से हम बैक्टीरिया को छान सकते हैं उस चीज को हम माइकोप्लाज्मा को छान नहीं सकते। तो ये बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं। इनके अगर हम सबसे पहले इनके खोज की अगर हम बात करें तो इन्हें सर्वप्रथम पशुओं में बोविन प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी में फेफड़ों से प्राप्त द्रव में से पृथक किया गया था। कौन से बीमारी? बोविन प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी जब हो गई तो कहां से पृथक किया गया? फेफड़ों के द्रव से। फेफड़ों के द्रव से इनको क्या किया गया? अलग किया गया था। तब इनको ये जाना गया था कि नहीं, ये भी कोई चीज है। इनको बताने का काम किसने किया था? 1898 में नोकार्ड और रोक्स ने किया था। कब? 1898 में नोकार्ड एवं रोक्स ने इनको बताया था। कब बताया था? 1898 में नोकार्ड और रोक्स ने इनके बारे में बताया था। और कैसे बताया था? कि जब एक कोई पशु बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में उसके फेफड़ों का तरल पदार्थ निकाला गया और निकालने के बाद में उसको छाना गया तो इसमें देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया के समान एक विशेष प्रकार का कोई चीज पादप जैसा घुसा हुआ है इसमें। तो इसे इस प्रकार से खोजा गया। ठीक, तो ये मैंने सामान्य सी बात बता दी इसकी खोज के बारे में, ये है। अब बात आती है इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं। तो सरल रचना वाले क्या है? प्रोकैरियोट। ये सरल रचना वाले प्रोकैरियोट होते हैं। और सरल रचना वाले प्रोकैरियोट होते हैं। दूसरी बात, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इनमें कोशिका भित्ति
क्या होती है, नहीं होती। तीसरी बात अगर हम देखें इनमें, तो इनका जो कोशिका द्रव्य है, भाई कोशिका भित्ति नहीं होएगी तो क्या कोशिका भित्ति ऐसे फैला घूमता है क्या, ना। तो इनमें इनका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के चारों ओर लियो प्रोटीन की झिल्ली होती है। कोशिका द्रव्य के साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के चारों ओर लियो प्रोटीन की क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक। इसके बाद में अगर हम अगले कैरेक्टर की इनकी बात करें, अगला सामान्य लक्षण बताएं, तो ये सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं होती हैं। क्या है ये, सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं हैं। ठीक। इनके हम अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इनको हम बैक्टीरिया और वायरस का मध्यवर्ती कहते हैं, अर्थात बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कड़ी भी कहते हैं। इनको हम बैक्टीरिया और वायरस का मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगला कैरेक्टर अगर इनका हम देखें, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, गोलाकार, तंतुमय, तारककाय, होती हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला कैरेक्टर देखें, तो इनकी कोशिकाओं की इनकी जो रचना होती है, ये क्या होते हैं, बहुरूपी होते हैं। ये रचना की दृष्टि से क्या होते हैं, बहुरूपी, अर्थात अभी दूसरे प्रकार के फिर तीसरे प्रकार के हो जाएंगे, निश्चित नहीं है इनका आकार, ये बहुरूपी होते हैं। क्या होते हैं, बहुरूपी, इनका आकार निश्चित नहीं है, अपने आकार को ये बदलते रहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पादप जगत का बहुरूपी, पादपों का बहुरूपी कहते हैं इनको, पादपों का बहुरूपी या पादपों का जोकर भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, पादपों का जोकर। ये कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन, पादपों का जोकर किसे कहते हैं, तो कौन है, माइकोप्लाज्मा को पादपों का जोकर कहते हैं। अब अगर हम अगले लक्षण की बात करें, तो इनके कोशिका द्रव्य में द्विरज्जुकी, डबल लेयर्ड डीएनए, आरएनए, द्विरज्जुकी डीएनए, आरएनए, 70 प्रकार के राइबोसोम, 70 प्रकार के राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इनमें, कोलेस्ट्रॉल आदि पाया जाता है। ठीक है। इनके कोशिका द्रव्य में
द्विरज्जुकी डीएनए, आरएनए, 70 प्रकार के राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि पाया जाता है। अगर हम एक कैरेक्टर और इनका देख लें तो इनमें जो प्रतिजैविकी औषधियां हैं, उन प्रतिजैविकी औषधियों में से पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। पेनिसिलिन का इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पेनिसिलिन के बाद में अगर हम टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोफिनिकॉल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के प्रति ये संवेदनहीन होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनहीन लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफिनिकॉल के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनहीन लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफिनिकॉल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ये तीनों प्रकार की एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन अलग है, क्लोरोफिनिकॉल अलग है और टेट्रासाइक्लिन अलग है। पेनिसिलिन के प्रति ये बिल्कुल संवेदनहीन होते हैं। ठीक, इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण हो गए। मैंने माइकोप्लाज्मा में सबसे पहले आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा की खोज कैसे हुई। तो माइकोप्लाज्मा 1898 में नोकार्ड और रॉक्स कह सकते हैं, ने इसको खोजा था। खोजने के लिए इन्होंने क्या देखा, जब पशुओं में एक बीमारी हो गई बोमिन प्लूरो निमोनिया, एक बीमारी कौन सी हो गई पशुओं में, बोमिन प्लूरोनिमोनिया, ये बीमारी हो गई। तो इस बीमारी से ग्रसित पशुओं के फेफड़ों से तरल पदार्थ निकाला गया। उस तरल पदार्थ को जब छाना गया तो उसमें ये माइकोप्लाज्मा पाए गए और इस प्रकार से इसकी खोज 1898 में नोकार्ड और रॉक्स ने किया था। फिर बात आती है इसके सामान्य लक्षणों की। तो मैंने सामान्य लक्षण ये प्रमुख जो भी थे बता दिए। सरल रचना वाले ये प्रोकैरियोट सेल के बने प्रथम जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका द्रव के चारों ओर लियोप्रोटीन की इनकी झिल्ली होती है। इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। अब कोशिका भित्ति नहीं होगी तो कोशिका भित्ति की जगह में कोशिका द्रव्य के चारों ओर लियोप्रोटीन की झिल्ली होती है। सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं यही होती हैं। माइकोप्लाज्मा ही सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं होती हैं। सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं होती हैं। बैक्टीरिया और वायरस के मध्यवर्ती होते हैं। बैक्टीरिया और वायरस के अर्थात बीच के कड़ी, इनकी कोशिकाएं गोलाकार तंतुमय तारककाय होती हैं। ये बहुरूपी होते हैं, अर्थात एक रचना, इनकी कोई एक निर्धारित रचना नहीं होती है। ये अलग अलग रूपों में बन सकते हैं, इसलिए इनको हम बहुरूपी कहते हैं। इनको पादपों का जोकर भी कहते हैं। इसी कारण ये कोशिका द्रव में, इनके कोशिका द्रव में द्विरज्जुकी डीएनए, आरएनए, 70 प्रकार का राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि
चीजें पाई जाती हैं। और क्या है, ये पेनिसिलिन के प्रति, अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनहीन होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकॉल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण आप लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे बात आती है माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग। माइकोप्लाज्मा एवं रोग ठीक, माइकोप्लाज्मा और मैं इनके रोगों की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा मनुष्य में जंतुओं में एवं पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। उनमें जो प्रमुख रूप से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले रोग की अगर मैं बात करूं मनुष्य में, तो उनमें सबसे पहला जो रोग होता है उसका नाम है अप्रारूपिक निमोनिया। निमोनिया जैसे इसमें लक्षण होते हैं, लेकिन ये निमोनिया से थोड़ा सा भिन्न होता है। ये जो रोग फैलता है ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिमाई से फैलता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिमाई से फैलता है। इसके बाद में अगर हम मनुष्यों के दूसरे रोग की बात करें तो बंधता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। बंधता का आशय होता है इनफर्टिलिटी। अंग्रेजी में बंधता को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी, अर्थात जनन क्षमता खत्म हो जाना, जनन क्षमता में कमी हो जाना। अब ये इनफर्टिलिटी रोग किससे होता है? माइकोप्लाज्मा होमिस से ये होता है। इसके बाद में जननांगों में शोध तथा एंडोकार्डियस, तो ये भी जो है इसी के द्वारा होता है। तथा एंडोकार्डिटिस, ये भी माइकोप्लाज्मा होमिस से होता है। तो ये मनुष्यों के प्रमुख रोग हो गए। अब अगर हम जंतुओं के रोगों की बात करें, पशुओं के जननांगों में शोध, पशुओं के जननांगों में शोध ये हो जाते हैं, ये भी माइकोप्लाज्मा होमिस से ही होता है। इसके बाद में श्वसन रोग हो जाते हैं,
श्वसन रोग, बोविन प्लूरो निमोनिया, मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था, ठीक है ना। और एक हो जाता है एक टॉन्सिलाइटिस, ये रोग जो है ये भी जानवरों में होते हैं। इसके बाद में अगर हम पादपों में बात करें, पादपों में रोगों की बात करें, तो पादपों में से बैंगन का लघुपर्ण, बैंगन का लघुपर्ण, बैंगन का छोटा पौधा जो है बिल्कुल छोटा होने लगता है, लघुपर्ण। फली वाले पौधों में विचेज ब्रूम, फली वाले पौधों में विचेज ब्रूम। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी फली पूरी ऊपर से ठीक दिखती है लेकिन अंदर उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता है, जो है फफूंद जैसी लगी होती है, तो ये विचेज ब्रूम है उनका। पपीते का गुच्छित रोग, पपीते का गुच्छित रोग। आप लोगों ने पपीता देखा होगा, कभी कभी उसके पत्ते जो है बिल्कुल गोल गोल होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं चारों तरफ से, ये क्या है, पपीते का गुच्छित रोग। इस प्रकार से आपका माइकोप्लाज्मा भी समाप्त होता है। और माइकोप्लाज्मा के बाद में एक फंगस जैसा बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया भाई, ठीक। अब ये एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, ये कवक जाल में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं। क्या है, कहां मिलते हैं ये, कवक जाल में, कवक जाल में मिलने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। ये कहां मिलते हैं, कवक जाल में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं। इनके तंतु कैसे होते हैं, पटहीन और शाखित होते हैं इनके तंतु। ये कवक जाल में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं, इनके तंतु पटहीन और क्या होते हैं, शाखित होते हैं। अब अगर इनके हम व्यास की बात करें तो इनका व्यास 0.2 से 2 मिलीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर का होता है। और क्या है इनमें विशेषता, जैसे वास्तविक जीवाणुओं के समान ये भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक, वास्तविक जीवाणुओं की भांति कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। जब प्रोकैरियोटिक होंगे तो इनके जो क्रोमैटिन कण होते हैं, इनके क्या होते हैं, क्रोमैटिन कण, अर्थात इनका जो है जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमैटिन कण होते हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल वो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ,
होता है। देखिए क्या है, ये सख्त बैक्टीरियाओं की भांति प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इनमें के सख्त केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। और ये जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं, अधिकांशतः अचल और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अधिकांशतः अचल व ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं। क्या है, अब एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं इसको पूरे को। एक्टिनोमाइसिटीज जो हैं ये कवक जाल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। एक्टिनोमाइसिटीज कवक जाल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। इनका तंतु पटहीन शाखित होता है। ये तंतुमय पटहीन शाखित होते हैं। ये सख्त बैक्टीरियाओं के समान प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इनमें सख्त केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। अधिकांशतः एक्टिनोमाइसिटीज अचल व ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से एक्टिनोमाइसिटीज समाप्त होता है। और एक्टिनोमाइसिटीज समाप्त हो गया। इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक आएगा वह हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत। अगला टॉपिक अब यहां से इस प्रकार से पूरा बैक्टीरिया मोनेरा जगत, ये ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा मोनेरा जगत समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताऊंगा।